हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी पूजा अग्रवाल। आई होप आपने मेरी फर्स्ट क्लास सुनी होगी, ज़ीरो क्लास, जो मैंने कंपनीज एक्ट सीएमए में फाइनल के पेपर 13 कंपनी लॉ एंड कंप्लाइंस के बारे में बताई थी। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपनी फर्स्ट क्लास के, जो फर्स्ट टॉपिक कंपनीज एक्ट 2013 कवर करेगा, टाइप्स ऑफ कंपनीज। So let's run. I'm sharing my notes which you can have through my mail ID also, और मेरे फ़ोन नंबर भी मैं लास्ट में शेयर करूँगी, आप उसके थ्रू यू कैन हैव इट। फर्स्ट अपन ने ब्रीफ आउट कर देती हूँ। फर्स्ट जो ज़ीरो क्लास में अपन ने पढ़ा था कि पेपर 13 जो अपने सीएमए फाइनल का है, कभी भी इंस्टीट्यूट के अंदर फाइनल पेपर्स में इंस्टीट्यूट अपन से एक्सपेक्ट करता है एक्सपर्ट नॉलेज, और इस सब्जेक्ट में अपन को चाहिए एक्सपर्ट नॉलेज कॉर्पोरेट फंक्शंस की। सीएमए इंटर में अपन को प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, पर फाइनल में अपन से एक्सपेक्ट किया जाता है अपन को एक्सपर्ट नॉलेज। अपना सिलेबस कंप्राइज होता है कंपनीज एक्ट जो 60% कोर्स कवर करता है, उसमें कंपनीज एक्ट 2013 50% है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 10% की कवरेज है, अदर कॉर्पोरेट लॉ 25% है, कॉर्पोरेट लॉ 15%। कंपनीज एक्ट 2013 में 470 सेक्शंस हैं और 7 शेड्यूल्स हैं। फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट किससे कौन गवर्न करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एडमिनिस्टर करती है कंपनीज को थ्रू डिफरेंट ऑफिसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एमसीए के थ्रू गवर्न होता है। ऑफिसेज किस किस के? एनसीएलटी, एनसीएटी, आरओसी। एनसीएटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, appellate ट्रिब्यूनल, ऑफिसेस लिक्विडेटर, पब्लिक ट्रस्टीज, डायरेक्टर ऑफ इंस्पेक्शन। फ्रेंड्स, रजिस्टर ऑफ कंपनीज क्या करती है? रजिस्टर ऑफ कंपनीज जो अपन आरओसी कहते हैं, कंट्रोल्स द टास्क ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू कंपनीज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रनिंग कंपनीज। आरओसी सारे जो न्यू कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है, फॉर्म होती है, उनको कंट्रोल करती है, और जो रनिंग कंपनीज है उन्हें भी एडमिनिस्टर करती है। Simple cells में ROC controls the task of incorporation of new companies and administration of running companies. कंपनीज लॉ किसके थ्रू गवर्न होती है? कंपनीज के कौन कौन से एक्ट हैं जिससे कंपनी लॉ अपनी इंडिया में गवर्न होता है? कंपनीज एक्ट 2013, ये मेन लॉ जो अभी आया है 2013 में, इसके थ्रू कवर होती है। इसमें 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स हैं। देन आते हैं जो अमेंडमेंट्स, वो टाइम टू टाइम भी आते रहते हैं, जैसे कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017, कंपनीज अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2019, प्लस कंपनीज रूल्स और फॉर्म्स। फ्रेंड्स, एक्ट और रूल्स में क्या डिफरेंस होता है? एक्ट तो होता है जो अपन को प्रिंसिपल्स बताता है जिसके थ्रू कंपनीज फॉर्म होती है। रूल्स अपन को प्रोसीजर्स बताती है जिसको अपन फॉलो करके अपनी कंपनी को बना सकते हैं। सपोज अ कंपनी को अपन को इनकॉर्पोरेट करना है, प्रिंसिपल्स बताते हैं उसमें प्राइवेट कंपनी में 7 मेंबर्स चाहिए। रूल्स अपन को बताते हैं किस प्रोसेस से अपन को कंपनी फॉर्म करनी है। नोटिफिकेशन, सर्कुलर और ऑर्डर्स, ये ऑफिशियल गैजेट्स के थ्रू आते रहते हैं, इसको अपन को टाइमली रिकॉल करना पड़ता है। इसको देख के अपन सीए, सीएस और सीएमए में कभी भी स्टेट लॉज गवर्न नहीं होते, सेंट्रल लॉज के थ्रू ही अपने को प्रोफेशनल कोर्सेज में पढ़ना पड़ता है। शेड्यूल 3 जो अपन पढ़ते हैं उसमें बैलेंस शीट पी एंड एल अकाउंट होता है। आफ्टर सेक्शन शेड्यूल्स होते हैं, शेड्यूल्स 1 to 7, एनेक्सर्स होते हैं जिसमें डेफिनेशन और लिस्ट ऑफ फॉर्म्स होते हैं। नाउ अपना आता है एमओए और एओए। एमओए होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड ए होता है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी जब फॉर्म होती है दोनों आरओसी में फाइल होते हैं। एमओए मेन डॉक्यूमेंट होता है। एमओए अपन को 6 क्लॉजेस बताता है। 6 क्लॉजेस जो मेन होते हैं एमओए में। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अप्रॉक्स 90 रेगुलेशंस होते हैं कंपनी को मैनेज करने के। एमओए के जो 6 क्लॉज हैं उसमें है नेम, कंपनी का नाम, सिचुएशन, स्टेट ऑफ द कंपनी,
ऑब्जेक्ट्स, बिजनेस किस ऑब्जेक्ट से फॉर्म हुई है, लाइबिलिटी क्या है मेंबर्स की, अनलिमिटेड है, गारंटी है, अनलिमिटेड है, कैपिटल किस कैपिटल से, वो ऑथराइज कैपिटल कंपनी की क्या है, उससे अपन को साइज पता लगता है कंपनी का। एसोसिएशन, कंपनी का क्या एसोसिएशन है, स्टेटस क्या है, किस एसोसिएटेड कंपनी है, पूरा चार्टर अपन को एमओए का पता लग जाता है। MOA डिफाइंस कॉन्स्टिट्यूशन और स्कोप ऑफ पावर्स, कंपनी के जो भी पावर हैं, कंपनी किस स्कोप पे काम करती है, सब अपन को MOA में पता लगता है अंडर दिस एक्ट। MOA एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है विच इज ओपन फॉर ऑल द पब्लिक फॉर इंस्पेक्शन। अपन ने पढ़ा होगा डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, क्या होता है डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा, बियॉन्ड द पावर्स, कंपनी के बियॉन्ड देयर पावर्स, अल्ट्रा वायरस का मतलब है बियॉन्ड देयर पावर्स। कंपनी ऑब्जेक्ट से फॉर्म होती है जो अपन एमओए में लिखते हैं, कंपनी उस ऑब्जेक्ट से पार्ट नहीं हो सकती, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकती, उसकी लिमिट्स है वो इस एक्ट में ये है, एक्सटेंड उसका ऑब्जेक्ट, उसके बियॉन्ड कंपनी नहीं गवर्न होती, इस ऑब्जेक्ट को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इस कंपनी कैन नीदर बी सूड और nor can be sued on it, जो उसके बियॉन्ड द पावर्स है उस पे ना कंपनी पे केस किया जा सकता है और ना कंपनी पे कोई केस। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज अपन ने पढ़ा है, उन बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पे टू पार्ट्स में है, स्टैट्यूटरी कंपनीज, रजिस्टर्ड कंपनी। लायबिलिटी के बेसिस पे है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनी। फ्रेंड्स जो भी अपन कंपनी जानते हैं मोस्टली लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, कंपनी सारी लिमिटेड, कोई भी पर्सन कंपनी फॉर्म करेगा तो चाहेगा अपनी लायबिलिटी लिमिटेड रहे शेयर्स तक। कंपनीज गारंटी होती है, कोई अपन ने क्लब खोला, कुछ अपन ने अम्यूजमेंट के लिए, किसी वेल्दी पीपल होते हैं वो कंपनी फॉर्म करते हैं गारंटी के साथ, उसमें सब मेंबर्स अपना कुछ अमाउंट अपने हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं जिसका कोई अकाउंट नहीं होता, और गारंटी में ये होता है कि कंपनी लिक्विडेट होती है, बंद होती है, तो जो भी डेब्ट्स है, जो जिस अमाउंट तक गारंटी कर रखी है मेंबर्स ने, उस गारंटी अमाउंट तक ही उस पर लायबिलिटी होती है। अनलिमिटेड कंपनी ये तो बहुत ही रेयर 0.001% कंपनीज होती है, ये तो अगर कंपनी बंद हो रही है या मिसयूज हो रही है तो अपन मेंबर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड कर देते हैं बियॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप के बेसिस पे 1% कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी और स्मॉल कंपनी, ये सब अपन वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिस ऑफ कंट्रोल पे होती है होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, और कंट्रोल के बेसिस पे लिस्टेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी। ऑन द बेसिस ऑफ रिकग्निशन इन द स्टॉक एक्सचेंज होती है लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनी। अदर्स में आती है अपनी गवर्नमेंट कंपनी, एसोसिएट कंपनी, निधि कंपनी, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जॉइंट वेंचर, डोमिनेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी। कंपनीज एक्ट 2013 ये इनैक्ट हुआ था इंडिया में, जो अपना प्राइमरी लॉ है कंपनी फॉर्मेशन। इट इज़ अ न्यू लॉ बेस्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस, न्यू कंपनी लॉ है, इसमें 470 सेक्शन है, 7 शेड्यूल्स। इसका एम था कंपनीज एक्ट फॉर्म करने का, यह एम था कि इसको इम्प्रूव करनी है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इम्प्रूव करें, सिंप्लीफाई रेगुलेशंस को और सिंप्लीफाई करें। पुराने एक्ट में 650 थे सेक्शन, अब 470 हो गए हैं, इसको और सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, और इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी इन्वेस्टर्स को भी इसमें ध्यान रखा गया है, और जो भी कंपनी से कंसर्न है उन सब का ध्यान रखते हुए कंपनीज एक्ट 2013 फॉर्म हुआ है। व्हाट इज फ्रेंड्स, व्हाट इज अ कंपनी? इन टर्म्स ऑफ कंपनीज एक्ट की बात करें 2013, कंपनी मीन्स कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ से गवर्न हो। सेक्शन 220 में मेंशन है कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन। फ्रेंड्स आपको ये डेफिनेशन एज इट इज याद करनी है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस एक्ट governed by section 220 of Companies Act 2013. What are the silent features of company?
कंपनीज के क्या साइलेंट फीचर्स होते हैं जिससे पता लगता है ये कंपनी है? सेपरेट लीगल एंटिटी, फर्स्ट फॉरमोस्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी लीगल एंटिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ मेंबर्स, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, उसका कोई कंसर्न नहीं है मेंबर्स से, and it is distributed from the shareholders of the company. Limited liability, कंपनी की liability limited है up to the extent of the shareholding, जितने उसने paid up shares हैं. Perpetual succession, what do you mean by perpetual succession? The company has its existence from the time of incorporation. Members die हो जाए, मेंबर्स छूट जाए, उसका कोई फर्क नहीं करता कंपनी पे. कंपनी सरवाइव होती है फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन अंटिल इट्स वाइंडिंग ऑफ. सेपरेट प्रॉपर्टी, कंपनी सेपरेट प्रॉपर्टी है फ्रॉम इट्स मेंबर्स. Company can acquire and transfer properties in its own name. It has own existence. Common seal, कंपनी क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो अपने आप साइन नहीं कर सकती, तो इसके साइन होते हैं डॉक्यूमेंट्स पे थ्रू इट्स कॉमन सील. वो अटेस्ट होते हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कुछ भी डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो. कॉमन सील जो अभी है उसके अंदर इट इज़ यूज बाय कंपनी फॉर सच डॉक्यूमेंट सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. नाउ यूज अब ये ऑप्शनल कर दिया गया है नए अमेंडमेंट से. अब कॉमन सील अपन को अफिक्स करनी है ओनली ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज, शेयर सर्टिफिकेट्स. और अब कॉमन सील की जगह अपन 2 डायरेक्टर के सिग्नेचर भी ले सकते हैं, या फिर 8 डायरेक्टर और कंपनी सेक्रेटरी के साइन. 1 डायरेक्टर एंड अ कंपनी सेक्रेटरी दोनों के साइन हो तो भी कॉमन सील की जरूरत नहीं है. अगर कंपनी ने कंपनी सेक्रेटरी एम्प्लॉय कर रखा है तो अपन कंपनी सेक्रेटरी और एक डायरेक्टर के भी साइन करा सकते हैं. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ये कंपनी की सबसे अच्छा फीचर है कि कंपनी के शेयर्स मेंबर्स में ही ट्रांसफ़र हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में पब्लिकली ट्रांसफ़र नहीं हो सकते शेयर्स फ्रीली. ओनली प्राइवेट कंपनीज में विद इन मेंबर्स हो सकते हैं और पब्लिक कंपनी में फ्री फॉर पब्लिक. कैपेसिटी टू sue and sued, being a separate legal entity, company has a capacity to sue others and sued by others. कंपनी पे भी हो सकता है, कंपनी भी कर सकती है. मैंने कॉमन सील पढ़ लिया. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट मीन, व्हाट इज मीन बाय लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील? कॉर्पोरेट वील का मतलब है व्हेन अ फ्रॉडुलेंट एंड डिसऑनेस्ट यूज इज मेड ऑफ लीगल एंटिटी. अगर कंपनी का कोई मिसयूज हो रहा है, उसका नेम के बियॉन्ड नेम से अब कुछ फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है या डिसऑनेस्ट शेयर होल्डर्स पे कुछ गलत मिसयूज करा जा रहा है, तो इंडिविजुअल विल नॉट बी अलाउड टू टेक शेल्टर. कंपनी के शेल्टर लेके वो मिसयूज नहीं कर सकती उसकी पर्सनालिटी का, कि कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है. तो उस केस के अंदर कोर्ट ब्रेक करेगा उस कॉर्पोरेट शेल को. और प्रिंसिपल ऑफ डॉक्ट्राइन व्हाट इज कॉल्ड, इस प्रिंसिपल जो है अपना लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील, वो उस पर अप्लीकेबल होगा. इस केस में यह होगा कि कंपनी को आर्टिफिशियल नहीं पर्सन माना जाएगा, उसके मेंबर्स को ही कंपनी का पार्ट माना जाएगा, कंपनी ही मेंबर्स होगी और कंपनी मेंबर्स ही लायबल होंगे ऑल द थिंग्स के लिए. जो भी उसकी डेब्ट्स हैं, जो भी उस पर लायबिलिटी है. कोर्ट विल लुक behind the corporate entity and take action. जैसे कंपनी लीगल एंटिटी नहीं है, जो भी मेंबर्स हैं, कंट्रोलिंग पर्सन है, विल बी लायबल फॉर द डेब्ट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कंपनी. सारे मेंबर्स लायबल होंगे कंपनी पे जो भी डेब्ट्स है, लीगल ऑब्लिगेशंस है कंपनी की. ये फॉलोइंग केसेस हैं जहाँ पे कंपनी कॉर्पोरेट वील हटा देती है और पनिश द एक्चुअल कल्प्रेट, जो भी एक्चुअल उसका होते हैं, जो मिसयूज कर रहे हैं, जो अनलॉफुल एक्ट करते हैं कंपनी के नाम से, उन पे यह इन केसेस में कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन नहीं माना जाएगा, मेंबर्स को ही लायबल किया जाएगा ऑल. प्रोटेक्शन ऑफ रेवेन्यू,
कभी भी अगर कंपनी का मिसयूज हो रहा है क्योंकि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है टैक्स इवेशन के लिए या टैक्स ऑब्लिगेशन को अगर कोई कर रहा है इवेट, उस केस में मेंबर्स को लायबल माना जाएगा और ये डॉक्ट्रिन ऑफ या ये प्रिंसिपल कॉर्पोरेट वील का अप्लाई होगा। डिटर्मिनेशन ऑफ एनिमी कैरेक्टर, अगर कंपनी कोई वॉर चल रहा है और एक इसका केस भी आया था डेलमियर एंड कॉन्टिनेंटल टायर एंड रबर कंपनी, इस केस में कंपनी को आर्टिफिशियल कंपनी कैन को एनिमी नहीं मानते हुए मेंबर्स को लायबल कर दिया गया था all the debts के लिए during the war. It is the reason that the company enjoys separate legal entity, but its affairs are run by the individual. Prevention of fraud. प्रिवेंशन अगर फ्रॉड के केसेस में अगर कंपनी का कोई फ्रॉड केसेस कर रही है तो कंपनी के नेम से हो रहे हैं तो उस केस में पब्लिक मेंबर्स को लायबल माना जाएगा। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक पॉलिसी है the court shall lift the corporate field without any hesitation अगर पब्लिक के इंटरेस्ट में पब्लिक को प्रिवेंट अगर कोई पब्लिक पॉलिसी प्रोटेक्ट करने के लिए। कंपनी मेयर शैम और पोक, इसका मीनिंग है कि एक अरेंजमेंट शेयर होल्डर कंपनी के बीच में किया जाता है to come to committing illegalities to avoid illegality defraud अगर कोई कंपनी कर रही है the court will lift the corporate wheel and ये ऐसा एक केस हुआ था गिलफोर्ड मोटर कंपनी वर्सेस होम में। उस केस में यही हुआ था कि कंपनी के मेंबर्स का को लायबल कर लिया गया था डेब्ट के लिए और ये कॉर्पोरेट व्हील हट गया। वेयर अ कंपनी एक्ट्स एज एजेंट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स, अगर कंपनी एक्ट कर रही है एजेंट शेयर होल्डर्स का तो उस केस में भी यही होगा कि कंपनी के अगर कोई पर्पस बिजनेस से कैरी करे और बिजनेस इज एसेंशियल फॉर दैट शेयर होल्डर, उस केस में भी कंपनी को ये प्रिंसिपल अप्लाई होगा और मेंबर्स विल बी लायबल। अवॉइडेंस ऑफ वेलफेयर लेजिस्लेशन, अगर कंपनी अवॉइड कर रही है लीगल ऑब्लिगेशन उस केस में भी यही कॉर्पोरेट विल अप्लाई होगा। टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंपनी एक आर्टिफिशियल कंपनी है और कैन नॉट ओबे द कोर्ट ऑब्लिगेशन, उस केस के अंदर अगर पर्सन एट फॉल्ट आता है आइडेंटिफाई होता है तो उस केस में कंपनी कॉर्पोरेट विल का डॉक्ट्रिन अप्लाई होगा। लायबिलिटी के बेसिस पे कंपनी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Section 222 defines company limited by shares as a company having the liability of members limited by the memorandum to the amount, if any, unpaid by the share respectively held by them. Companies limited by shares सेक्शन 222 में बताया गया है। अपन ने एमओए में पढ़ा था कि कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक क्लॉज होता है, उसके अंदर कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है पेड अप वैल्यू के लिए। तो लिमिटेड बाय शेयर्स ये मोस्टली सारी कंपनीज होती है, जितने शेयर्स कंपनी में शेयर होल्डर ने लगाया उसकी पेड अप वैल्यू तक ही वो लायबल होगा, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। तो एक लिमिट है शेयर होल्डर्स की उसकी अप टिल पेड अप कैपिटल। तो कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम, क्योंकि ये क्लॉज मेमोरेंडम में मेंशन है इसकी इसी डेफिनेशन में मेमोरेंडम डिफाइन किया गया है। और amount if any unpaid on the shares only to the unpaid amount of shareholders, suppose 10 rupees का शेयर है 6 rupees पेड अप कैपिटल है तो कंपनी लायबल मेंबर्स लायबल होगा या शेयर होल्डर लायबल होगा अप टू ओनली 4 rupees ऑफ द अनपेड शेयर। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। सेक्शन 221 define company liability of member limited by the memorandum to such amount as undertake to contribute to the asset of the company in the event of wind down। अगर कंपनी वाउंड अप होती है तो members would be liable to the amount which is guaranteed by the members।
इसमें ये कंपनीज ऐसी होती हैं जो वेल्दी पीपल होते हैं, वो कोई क्लब ऑर्गेनाइजेशन अपने लिए जाए के लिए, अपनी फाइनेंशियल के लिए कुछ खोल लेते हैं और फिर वो कंट्रीब्यूट कुछ सब अपने अपने हिसाब से सब कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन उनकी लाइबिलिटी लिमिट होती है सपोज 2 लाख रुपीज। तो हर मेंबर ओनली 2 लाख रुपीज उसकी गारंटी होती है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप। इसमें भी वर्ड मेमोरेंडम मेंशन है क्योंकि मेमोरेंडम अपन ने एमओए में लाइबिलिटी क्लॉज पढ़ा था और इसलिए इस मेंबर की लाइबिलिटी गारंटी अमाउंट तक होती है। अनलिमिटेड कंपनी रेफर करता है सेक्शन 292। अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लाइबिलिटी, कि लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं होती लाइबिलिटी मेंबर्स। इसमें मेमोरेंडम वर्ड मेंशन नहीं किया गया है क्योंकि लाइबिलिटी लिमिटलेस है। तो क्लॉज एल लाइबिलिटी ऑफ मेंबर मेमोरेंडम में मेंशन नहीं है इसकी डेफिनेशन में। तो आई थिंक ये क्लियरिफाइड है। लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड कंपनी लाइबिलिटी और लिमिट कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स के बेसिस पे अपन क्लासिफाई करें तो पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी मेजर होती है, बाकी अपन ने पढ़ा 1% कंपनी भी होती है, स्मॉल कंपनी भी होती है। पब्लिक कंपनी क्या होती है, क्या डिफरेंस होता है पब्लिक कंपनी में प्राइवेट कंपनी? पब्लिक कंपनी में जो मेजर डिफरेंस होता है ट्रांसफिसिबिलिटी ऑफ शेयर्स का और नंबर ऑफ मेंबर्स का। अपन पहले ये आते हैं तीनों के बारे में कि वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जो मेजर डिफरेंस है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ओपीसी में है 1, प्राइवेट कंपनी में है 2 और पब्लिक कंपनी में है 7। और मैक्सिमम नंबर्स की लिमिट ओपीसी में तो 1 है, सोल प्रोप्राइटर है। और प्राइवेट कंपनी 200 मेंबर्स की उसमें लिमिटेशन होती है, पहले 50 थी और पब्लिक में अनलिमिटेड है, इन्फिनिटी इज द लिमिट। तो ये अपन चलते हैं ओपीसी। अभी ये नया इन्वॉल्व हुआ है 1% कंपनी, ताकि सोल प्रोप्राइटर भी इंजॉय कर सके कंपनी की। पब्लिक कंपनी सेक्शन 271 डिफाइन करता है कंपनी, पब्लिक कंपनी को एज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो ही नहीं सकती। कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ कंपनी नॉट बीइंग अ प्राइवेट कंपनी, अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी भी है तो भी वो पब्लिक कंपनी होगी क्योंकि वो डीम्ड पब्लिक कंपनी होगी इस एक्ट के हिसाब से। और सब्सिडियरी कंपनी विल बी कंटिन्यू टू बी अ प्राइवेट कंपनी इन इट्स आर्टिकल्स। तो यह क्लियर है कि पब्लिक कंपनी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। इसके मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 है, मैक्सिमम नंबर इन्फिनिटी है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स हैं मेंबर्स की। प्राइवेट कंपनी 268 में डेफिनेशन है इसकी। प्राइवेट कंपनी एज अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड एंड कंपनी बाय आर्टिकल्स, जो अपने आर्टिकल्स में मेंशन है उसके तहत। इसके लिमिट है राइट्स द रिस्ट्रिक्ट टू ट्रांसफर इट, पब्लिक में ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकती है except in the case of 1% company limits the members to 200। और 1% कंपनी में तो केवल 1 मेंबर ही लिमिट है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में मेंबर्स की लिमिट 200 है, टू 200, मिनिमम ऑफ 2। एंड अगर मिनिमम से 2 से कम होगी तो 1% कंपनी हो ही जाएगी, और 2 से अबव होती है तो प्राइवेट कंपनी होती है, लेकिन 200 तक लिमिट होती है। prohibits any invitation to public to subscribe for any security, ये पब्लिक में अपनी सिक्योरिटी को नहीं सब्सक्राइब कर सकती। सिंगल मेंबर हिस्ट्री, अब इसमें जो नंबर ऑफ काउंटिंग है 200 की मिनिमम 2 की, इसमें ये 3 पॉइंट्स अपन को ध्यान रखने हैं कि सिंगल मेंबर इज ट्रीटेड, अगर जॉइंट होल्डिंग है पर्सन्स की शेयर्स की तो उसे सिंगल पर्सन ही ट्रीट किया जाएगा। नॉट ये जो फॉलोइंग दो सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर नंबर ऑफ मेंबर्स में इंक्लूड नहीं करेंगे।
मेंबर्स को। अगर वो पर्सन हु आर एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी, अगर पर्सन एम्प्लॉयमेंट है, कंपनी के अंदर काम करता है, उसे कुछ शेयर्स अलॉट हुए हैं, तो उसे उसके काउंट एक नंबर ऑफ मेंबर्स में काउंट नहीं किया जाएगा। अगर पर्सन हु हैव बीन फॉर्मली इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी, जो कंपनी में पहले था एम्प्लॉयमेंट के टाइम, अब उसने छोड़ दिया है और शेयर्स भी छोड़ दिए हैं, या फिर उसने अपनी एम्प्लॉयमेंट मतलब उसकी जॉब खत्म होने के बाद भी वो मेंबर चल रहा है, तो इस इन शेयर्स को शेयर होल्डर की काउंटिंग में नहीं किया जाएगा। अब हम बनाते हैं वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी डिफाइंड अंडर सेक्शन 262। अपन तीनों को पैरेलली भी लेंगे, एक बार अपन डेफिनेशंस कवर कर लेते हैं। which has only one person as the member. Section 3 of the Act indicates OPC प्राइवेट कंपनी हो, लिमिटेड कंपनी होगी, क्योंकि वो अपने शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर रहे। नेचुरल पर्सन हु इज इंडियन सिटीजन, नेचुरल पर्सन होना चाहिए ओपीसी के लिए, तो नेचुरल पर्सन होगा, इंडियन सिटीजन रेसिडेंट होगा इंडिया का, और शैल बी एलिजिबल टू incorporate a OPC and shall be nominee of the sole member। वही उसका नॉमिनी बिल्टअप करेगा, बनाएगा, और वो ही ओपीसी इनकॉर्पोरेट करेगा, वो ही नॉमिनी भी होगा। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपने पढ़ा होगा क्या होता है। रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 182 डेज। अगर 182 से लेस देन प्रीसीडिंग 1 ईयर में रहता है तो वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं है, वो ओपीसी फॉर्म नहीं कर सकता। ओपीसी किस ऑब्जेक्ट से फॉर्म होगी, क्यों अपन ओपीसी बनाते हैं जब प्राइवेट कंपनी अपने आप है। ओपीसी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए बनाई गई है। ये कॉन्सेप्ट उन इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं और बेनिफिट कंपनी के लेना चाहते हैं। दे विल गेट ऑल क्रेडिट लिमिट्स, उन्हें मिल जाएगी, बैंक लोन मिल जाएगा, मार्केट को असेस कर पाएंगे, लिमिटेड लायबिलिटी रहेगी उनकी, और लीगल प्रोटेक्शन कंपनी का जो एक एज ए लीगल एंट्री सेपरेट लीगल एंटिटी है एज ए आर्टिफिशियल पर्सन, वो ऑब्जेक्ट उन्हें मिल जाता है और वो अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं फॉर्मल बिजनेस स्ट्रक्चर के साथ एक कंपनी फॉर्म। ओपीसी डायरेक्ट एक्सेस कर सकती है मार्केट में, होलसेलर रिटेलर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स से। सेक्शन 92(1) स्टेट करता है कि एनुअल रिटर्न, ये एक मेजर एडवांटेज है कि एनुअल रिटर्न ओपीसी के साइन होते हैं कंपनी सेक्रेटरी से या फिर डायरेक्टर जो होता है कंपनी का। पोस्टल बैलेट रिक्वायरमेंट नहीं होती है ओपीसी के केस में एनी बिजनेस की, क्योंकि मेंबर्स ही नहीं होते हैं। 262 ओपीसी का सेक्शन है हैविंग ओनली वन पर्सन। 268 एओ कंटेन्स 3 रिस्ट्रिक्शन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्राइवेट कंपनी के लिए 3 रिस्ट्रिक्शन है। शेयर ट्रांसफर इज रिस्ट्रिक्ट, वो शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता पब्लिक में, और मैक्सिमम मेंबर्स की लिमिट 200 है। कैन नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब टू फॉर इट्स सिक्योरिटी, पब्लिक कंपनी पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकता सिक्योरिटीज के लिए कि आप आइए और शेयर्स को सब्सक्राइब कीजिए। सेक्शन 271 अपना कंपनी पब्लिक कंपनी है विच इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी नहीं होती, और डीम पब्लिक कंपनी होती है, जो भी सब्सिडरी है वो पब्लिक कंपनी की, वो इस केस में आएगी। डीम कंपनी पब्लिक कंपनी इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। अगर सब्सिडरी है पब्लिक कंपनी की तो वो डीम पब्लिक कंपनी में आएगी। डीम पब्लिक कंपनी हो जाएगी। पब्लिक कंपनी टीम पब्लिक अपन आगे नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसमें अपन बताएंगे कि वोटिंग पावर या इन्फ्लुएंशियल अपना शेयर्स का होता है, वोटिंग राइट्स होता है, उस केस में होल्डिंग कंपनी होती है और होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी कंपनी होती है। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर पेशेंटली लिसनिंग। और ये मेरा मोबाइल नंबर है और ये मेरा मेल आईडी है, आप इसे नोट कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो, आप मेरे से नोट्स लेना चाहें, आप फ्रीली इस नंबर पे और मेल आईडी पे आप मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। थैंक यू, और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। इस आज जो मैंने डिस्कस किया उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन हैव
थैंक यू सो मच।